चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, कोई जीतता है, कोई हारता है, लेकिन इन चुनाव नतीजों में खास बात क्या है? पिछली बार बीजेपी एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान सब जगह हारी, लेकिन इस बार तीनों जगह जीती। 2014 के बाद पहला राज्यों का चुनाव है जहां बीजेपी को ऐसी जीत मिली है। यूपी, गुजरात छोड़कर सब जगह हारी या हारते हारते बची। तो इस बार अलग क्या हुआ? 2023 के चुनाव नतीजे बता रहे हैं कि देश की राजनीति में बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है। इस बदलाव को आप इस चुनाव नतीजों का पंच तत्व कह सकते हैं। ये पंच तत्व भारत की राजनीति पर दूरगामी असर डालेंगे। ये पंच तत्व क्या हैं? पहला, मोदी तत्व। बीजेपी हर दिन कोशिश करती है कि मोदी नाम को एक ब्रांड बना दे। ऐसा लगता है कि जो काम अब तक WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस था, वो अब मुकम्मल हो गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों राज्य इसके उदाहरण हैं। तीनों जगह मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया और ऐलानिया लड़ा गया, और तीनों जगह पर यह बात साबित हुई कि मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। पिछले कुछ चुनावों में दिखा था कि राज्यों के चुनाव में मोदी का नाम नहीं चलता, लेकिन इस बार ये नाम चला और जोरदार चला। इसी नाम के भरोसे MP में बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी का काट निकालने में कामयाब रही। बघेल के हारने का अंदाजा किसी को नहीं था। छत्तीसगढ़ में बघेल 5 साल चुनाव मोड में थे। इतनी सारी योजनाएं लेकर आए, एक से एक योजनाएं लेकर आए, लगातार राज्य में घूम रहे थे, चुनाव के ऐलान से पहले से ही घूम रहे थे। रमन सिंह चुनाव कैंपेन में बड़ी हेडलाइन नहीं बना पाए, वहां भी चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा गया। राजस्थान में बीजेपी की हालत सबको पता थी, लेकिन वहां भी मोदी के नाम पर बीजेपी की नैया पार लग गई। इस लिहाज से अब कोई चुनाव लोकल नहीं है, सब कुछ नेशनल है। देश की राजनीति के लिए बड़ी बात यह है कि अब लोकल में भी मोदी का नाम वोकल है। 2024 की जंग के लिहाज से बीजेपी के लिए बड़ी बात इसलिए है क्योंकि जब भी आप चुनाव मोदी बनाम कोई और कराएंगे तो मोदी ही भारी पड़ेंगे। दूसरा, शाह तत्व। अमित शाह को ऐसे ही चुनावी चाणक्य नहीं कहा जाता। पिछले कुछ चुनाव से बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी का उपाय कामयाबी से निकालती आई है। उत्तराखंड देखिए, गुजरात देखिए, वहाँ CM बदले। MP, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने CM चेहरे का ऐलान ही नहीं किया। MP में एंटी इनकम्बेंसी का डर था तो केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारा। कुल 18 सांसद मैदान में उतारे। कहा जा रहा था कि ये बीजेपी की कमजोरी है, लेकिन ये ताकत साबित हुई। वैसे भी जब युद्ध हो तो अपने सारे हथियार क्यों न उतारें? अंत में मायने रखती है जीत, तो सारी ताकत क्यों न झोंकी जाए। राजस्थान में जब लगा कि वसुंधरा ही सबसे सुरक्षित दांव है तो बीजेपी ने उन्हें तरजीह दी, उनके खेमे के उम्मीदवार उतारे। चुनाव आने से पहले सतीश पूनिया को अध्यक्ष पद से हटाकर वसुंधरा को आश्वस्त किया, लेकिन इतनी गफलत बनाकर रखी कि कोई और नाराज न हो। कोई ताज्जुब नहीं कि CM के तौर पर ओम बिरला से लेकर गजेंद्र शेखावत तक का नाम उछला। ये कितना अहम है, ये समझने के लिए जरा कांग्रेस के झगड़ों को देखिए। क्या गहलोत पायलट का झगड़ा सुलझा? बघेल सिंह देव का झगड़ा सुलझा? क्या दिग्विजय पूरी ताकत से मैदान में नजर आए? आला कमान ने सबको साथ लाने के लिए क्या किया? क्या कांग्रेस के खेमे एक साथ नजर आए? तीसरा तत्व, सबका साथ सबका विकास। इस चुनाव में खास ये भी रहा कि पोलराइजेशन कभी भी बड़ी हेडलाइन नहीं बनी। इन चुनावों ने साबित किया कि बीजेपी बिना पोलराइजेशन के भी जीत सकती है। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो बीजेपी एक नेचुरल विनिंग पार्टी नजर आती है, क्योंकि ध्रुवीकरण ना हो तो विरोधी वोटर भी साथ आ सकता है। तो हो सकता है कि ये चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव को बदलने वाले साबित होंगे। ऐसा लगता है कि बीजेपी ने कास्ट सेंसस का तोड़ भी निकाल लिया है। इतनी बड़ी जीत बताती है कि दलित से लेकर OBC तक बीजेपी के साथ चला गया है। चंबल बेल्ट में बीजेपी की बड़ी कामयाबी भी यही बताती है। आदिवासी सीटों पर बीजेपी को मिली कामयाबी यही बताती है। चुनाव से तुरंत पहले आदिवासियों के लिए 24,000 करोड़ रुपए का पैकेज काफ़ी मददगार साबित हुआ है। आज आपको अचानक से द्रौपदी मुर्मू का नाम राष्ट्रपति के लिए सामने आ जाना ज़रूर याद आ रहा होगा। चौथा तत्व, डबल इंजन की सरकार। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 5 साल सरकार चलाकर भी वोटर को नहीं समझा पाई कि वो कारगर है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी MP में ये समझाने में कामयाब हुई कि उसकी सरकार कारगर है। चुनाव नतीजे बताते हैं कि डबल इंजन की सरकार का जुमला सिर्फ सरकार चलाने में ही नहीं, सरकार बनाने में भी कारगर है। बीजेपी की सरकारों को केंद्र का सहारा है, उधर कांग्रेस की सरकारें मैदान जंग में अकेली हैं। MP में बीजेपी के लिए लाडली बहना योजना काम करती है तो मोदी का भी सहारा है। राजस्थान में अगर बीजेपी में खटपट है तो केंद्रीय नेतृत्व संभाल लेता है। कांग्रेस में ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ के भी नतीजों को आप इस लिहाज से देख सकते हैं। सारे एग्जिट पोल बता रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन फिर बीजेपी का जीत जाना यही बताता है कि कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि केंद्र और राज्य दोनों जगह एक पार्टी बेहतर है।
वोटर मानता है कि केंद्र और राज्य में एक ही सरकार बेहतर है। इसका एक उदाहरण और ये भी है कि कांग्रेस ने भी एक से एक योजनाओं का ऐलान किया, लेकिन वोटर को यकीन नहीं हुआ। वोटर मानता है कि केंद्र और राज्य में एक ही सरकार बेहतर है। इसका एक उदाहरण ये भी है कि कांग्रेस ने भी एक से एक योजनाओं का ऐलान किया, लेकिन वोटर को यकीन हुआ बीजेपी की योजनाओं पर। तो कर्नाटक में कांग्रेस के लिए जो मुफ्त की राजनीति कारगर हुई थी, वो छत्तीसगढ़, राजस्थान और एमपी में फेल हो गई। और वैसे ही मुफ्त की योजनाओं को चलाने के लिए जितने संसाधन आज बीजेपी के पास हैं, उतने किसी और के पास नहीं। तो इस लिहाज से ये चुनाव कांग्रेस को तरकीबों के मामले में कंगाल करने वाले साबित हो सकते हैं। पांचवा तत्व, इंडिया अलायंस पस्त। अगर ये 24 का सेमीफाइनल है तो बीजेपी अच्छे अंतर से ये मैच जीती है। इन चुनाव नतीजों ने कांग्रेस को और कमज़ोर कर दिया है। उसका दावा है कि इस अलायंस का लीडर उसे ही होना चाहिए। अब जब वो बीजेपी से आमने सामने की लड़ाई में एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ हार गई है, तो इंडिया अलायंस की छोटी और क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के इस दावे पर सवाल उठाएंगी। तेलंगाना में बीआरएस की कीमत पे कांग्रेस की जीत भी छोटी पार्टियों को परेशान करेगी। अगर ये आशंका बढ़ी तो इंडिया अलायंस के लिए बुरी खबर है। छोटी पार्टियां कांग्रेस पर यह भी सवाल उठाएंगी कि आप अपने अंदर के झगड़े को संभाल नहीं सकते तो बाकी को एकजुट कैसे रखेंगे। तीनों राज्यों में कांग्रेस में कलह थी और इन तमाम झगड़ों को कांग्रेस की दिल्ली सल्तनत चुपचाप देखती रही, शुतुरमुर्ग की तरह खतरे से आंख चुराती रही। एक तरह से ये इंडिया अलायंस के लिए किंग कर्तव्य मूड वाली स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो एनडीए से मुकाबला कैसा, और अगर कांग्रेस बड़ी होती है तो छोटी पार्टियों को अपने अस्तित्व का खतरा महसूस होगा। किंग कर्तव्य मूड वाली स्थिति इसलिए भी है कि अब इंडिया अलायंस को फिर से रणनीति सोचनी होगी। कास्ट सेंसस काम नहीं कर रहा, एंटी मोदी प्रचार काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रहा है, मुफ्त की योजनाएं काम नहीं कर रही। कांग्रेस के बड़े नेता जिन मुद्दों पर दिल्ली में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, उनका ग्राउंड पर कोई असर नहीं दिखता। इससे पहले कि इंडिया अलायंस का मोमेंटम बनता, खेला खराब होता दिख रहा है। ऐसा लगता है कि 24 के चुनाव के लिए इंडिया अलायंस जहां से चली थी वहीं आकर खड़ी हो गई है, शून्य पर। ऐसा लगता है कि विपक्ष मोदी के पिच पर बैटिंग करना चाह रहा है, वही तकरीरें कर रहा है जो नकार दी गई हैं। क्लियर है कि विपक्ष का कोई नैरेटिव काम नहीं कर रहा, उसे 24 के लिए कुछ और सोचना होगा। दिक्कत यह है कि कांग्रेस या इंडिया के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी का गेम सेट नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है कि सियासत के शतरंज में दोनों तरफ से बीजेपी ही चाल चल रही है। विपक्ष के तर्कस में जितने तीर थे उनके काट बीजेपी ने निकाल लिए हैं। 24 के चुनाव में बीजेपी की चाल साफ नज़र आ रही है। महिला वोट, यूथ वोट, विकास के नाम पर वोट, विकास योजनाओं के नाम पर वोट, मुफ्त की योजनाओं के नाम पर वोट, और इन योजनाओं की छतरी के नीचे सबको लाने की रणनीति, यानी सबका साथ सबका विकास के नाम पर वोट। कास्ट सेंसस के काट के तौर पर ओबीसी वोट पर चोट, महायुद्ध में सब कुछ झोंक दो, कोई झिझक नहीं।